Hello everyone, welcome to my YouTube channel Himanshu Humanities. How are you all? I hope you all must be doing very well. In today's video, I am going to explain you that what is the concept of El Nino, how it is impacting our Indian monsoon, and also the whole of India's climate, that how it is impacting our total India's climate. इवन आज मैं जब मैं स्क्रीन अपने इंस्टाग्राम जो ये रील्स होती है मैं इसको जब स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे वीडियोस मुंबई की साइड से आ रही हैं दैट दे वर फेसिंग अ ह्यूज वाटर क्राइसिस. इवन 3 जून को एक न्यूज आई कि भाई अब मुंबई के पास मात्र 45 डेज का, आई थिंक 40 डेज या 45 डेज है, इतने दिन का पानी बचा हुआ है. ठीक है. उसके बाद से एक 17 जून को एक न्यूज आई जिसमें यह कहा गया कि बीएमसी बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, जैसे कि यहाँ पर नोएडा के अंदर नोएडा अथॉरिटी है, दिल्ली के अंदर अलग अलग म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसी तरह से मुंबई का एक बीएमसी डिपार्टमेंट है. उन्होंने कहा कि दे आर कट डाउन द वाटर सप्लाई ऑफ स्विमिंग पूल्स और आपका कंस्ट्रक्शन साइट्स में कोई पानी यूज नहीं करेगा, है ना. इवन उन्होंने बहुत अच्छा खासा बैन लगाया उसके ऊपर और फाइन भी है. ठीक है. तो मेरा मेन आज का कॉन्सेप्ट है कि हम लोग इस वीडियो के अंदर दो चीजों को मेन समझ के चलेंगे. जैसे एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि मुंबई के अंदर वाटर क्राइसिस क्यों आया. ठीक है. एक तो हम उसका रीजन समझेंगे, फिर उसका एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो है हजारों किलोमीटर दूर एक पैसिफिक ओशन में होने वाला एक ऐसा क्लाइमेटिक फिनोमिना जिसको शायद आप लोगों ने सुना तो होगा, मे बी आप लोगों को पता भी होगा, बट मैं आज आपको इस एल नीनो कॉन्सेप्ट को कुछ और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा. और मैं ये भी कोशिश करूंगा दैट कि मैं इसको बता पाऊं कि ये किस तरह से इंडिया के मॉनसून को स्पेशली इंपैक्ट कर रहा है, इंडिया के क्लाइमेट को किस तरह से इंपैक्ट कर रहा है. ठीक है. और ऑल्सो हम कुछ और भी जोग्राफिकल फैक्ट्स प्लस में जनरल नॉलेज के फैक्ट्स पढ़ेंगे. तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि एक तरीके से यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या ज्योग्राफी पढ़ते हैं 11th 12th के अंदर. 11th खासकर फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ये कॉन्सेप्ट एल नीनो बहुत ज्यादा काम का कॉन्सेप्ट है. ठीक है. प्लस में कुछ और हम इसमें प्रेशर के जो चेंजेस होते हैं उसके वजह से विंड मूवमेंट कैसे होता है, प्लस में ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, हम वो समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. तो प्लीज बने रहिए लास्ट तक, आपको बहुत कुछ अच्छा जानने को मिलेगा. इवन जो लोग नहीं भी तैयारी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम की, उनको भी बहुत कुछ समझ में आएगा कि कैसे आजकल जो इतनी ज्यादा गर्मियां पड़ रही हैं पूरे इंडिया के अंदर ही, समर्स का बुरा हाल है, इतनी ज्यादा गर्मी कि मैं तो सुन रहा हूं कि जो हमारे एवरेज टेम्परेचर के रिकॉर्ड्स हैं वो भी ब्रेक हो रहे हैं. ठीक है. तो एक एक करके हम इसको समझते चलेंगे, जैसे कि क्या है मुंबई का वाटर क्राइसिस. ठीक है. और एल नीनो क्या है, किस तरह से इंपैक्ट डाल रहा है इंडिया की एग्रीकल्चर पे, मॉनसून पे, इवन रिवर के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर. तो जरा समझते हैं इस चीज को. तो पहला तो अगर आप स्क्रीन से देखें तो एल नीनो किस तरह से इंडिया के मॉनसून को इंपैक्ट कर रहा है. ठीक है. अब 2026 में हम क्या इस चीज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर आप देखें तो क्या इंपैक्ट है, हीट वेव्स जो कि बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वाटर की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है. ठीक है. इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर की फूड प्राइसेस, जो क्रॉप के प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं. ठीक है. ऑल्सो हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा लोड पड़ने वाला है इस तरह की क्रॉप के प्राइसेस के राइज की वजह से. ठीक है. तो हम सारे रीजन को समझेंगे. ठीक है. ऑल्सो कुछ इसमें ये डेडली ऑनसेट बिलो नॉर्मल रेनफॉल, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, हाइयर एक्सट्रीम इवेंट्स. ठीक है. तो ये कुछ इंपैक्ट है जो कि इंडिया के मॉनसून पे पड़ेगा इस एल नीनो इवेंट से. ठीक है. अच्छा, तो एक एक करके पहले तो समझते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पर मैं कुछ स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ. जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि मुंबई के अंदर वाटर कट किया गया. बीएमसी जो वहाँ की एक अथॉरिटी है, इसने कट किया वाटर सप्लाई अक्रॉस मुंबई. 10% सप्लाई रिड्यूस सिटी वाइड. जून 2026 में ये हो भी गया. अब हम जुलाई में आने वाले हैं, एंटर करने वाले हैं.
ठीक है। और ऐसा बहुत से जगह पे सुना जा रहा है कि ये खाली एल नीनो नहीं है, ये तो एल नीनो तो सिंपल एक क्लाइमेटिक फिनोमेना है, इस बार ये कहा जा रहा है कि एक सुपर एल नीनो का इम्पैक्ट है। सुपर एल नीनो क्या होता है, पहले उससे पहले हम समझेंगे कि एल नीनो क्या होता है। ठीक है, जैसे सुपर एल नीनो कॉज वार्मर पैसिफिक ओशन टेम्परेचर, इट वीकन्स मानसून विंड्स एंड रिड्यूस रेनफॉल। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए हम यहाँ भी देख लेंगे, प्लस में हम आगे भी इसको समझेंगे, इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, हम सभी चीजों को एक बार देख के चलेंगे। ठीक है, तो पहला तो सबसे पहली चीज जो हमें इस मुंबई वाटर कट के अंदर जो समझनी है, जैसे देखिए यहाँ पर मैं कुछ एक इंस्टाग्राम का मैंने एक वो स्क्रीनशॉट लिया कि मुंबई लेफ्ट विद जस्ट ओनली 40 डेज वाटर सप्लाई। जैसे बीएमसी ने बहुत 20% वाटर सप्लाई कट कर दिया है, क्या इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को, स्पोर्ट्स क्लब्स को, इवन स्विमिंग पूल्स को, और आपका बहुत से कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो घर जहां बनते हैं उसको भी वाटर सप्लाई नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे जरा कि इसका क्या रीजन है ना, और चीजों को समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मुंबई वाटर क्राइसिस, रिजर्वायर्स एट 10% कैपेसिटी। तो ये इसका रीजन समझेंगे। दो रीजन खास करके हैं, जैसे में पहला रीजन तो यही है आपका कि जैसे मुंबई को जिन चीजों से पानी मिलता है वो कुल मिलाकर 7 लेक्स हैं, 7 लेक्स हैं। हम एक एक करके उनके नाम देखेंगे, उनकी लोकेशन भी समझेंगे। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है कि उन लेक्स के अंदर ही टोटल 10% की कैपेसिटी बची हुई है, बहुत कम पानी रह गया है। ठीक है, तो ऐसा क्यों, जरा वो समझते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों के लिए जो इस चैनल को फॉलो करते हैं और जो ज्योग्राफी को और अच्छे से समझना चाहते हैं, मैं उनके लिए एक और इसमें एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने तो शायद स्क्रीन पे यहाँ पर उसका एक फोटो नहीं लगाया, इमेज नहीं लगाया। मैं आपको बताऊं तो अगर आप इंडिया का मैप समझते हैं तो इंडिया के मैप के अंदर महाराष्ट्र साउथ इंडिया में आता है, और महाराष्ट्र के अंदर एक सिटी है मुंबई जो कि इसकी कैपिटल भी है। तो स्पेशली जो मुंबई वाला एरिया है ना, ये साउथ इंडिया के अंदर आता है, और साउथ इंडिया के अंदर जो भी रिवर्स होती है ना, ये कभी भी पेरिनियल नहीं होती है, ये सीजनल रिवर्स होती हैं। दैट मीन्स कि जब इनको बारिश से पानी मिलेगा, जब इनका सीजन आता है रेनफॉल का, ये तभी ही फ्लो होना स्टार्ट होती है, उससे पहले उसके बाद में ये ड्राई हो जाती है। इसीलिए बहुत दिक्कत है साउथ पूरे इंडिया के अंदर ही। आपने सुना भी होगा कावेरी वाटर क्राइसिस, जो साउथ इंडिया के बहुत से स्टेट्स में जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इन सब में होता है प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन नॉर्थ इंडियन रिवर्स तो पेरिनियल होती हैं, जैसा आप सबको पता भी होगा जो ज्योग्राफी के बच्चे होंगे, कि ये पूरे साल ही बहती है, जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, क्योंकि इनका वाटर के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, जैसे रेनफॉल भी हो गया, इवन ग्लेशियर्स भी हो गया। ठीक है, तो आइए जैसे समझते हैं कि सबसे पहली बात तो कौन सी 7 लेक्स हैं जिनके थ्रू मुंबई को पानी मिलता है। जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे, मुंबई वाटर शॉर्टेज इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय अ डिलेड मॉनसून। इसका रीजन हम समझेंगे एल नीनो के अंदर। ठीक है, कि मॉनसून क्यों डिले हुआ। ऑल्सो क्रिटिकली लो लेवल ऑफ द 7 रेनफेड रिजर्वायर्स। रेनफेड मतलब कि पानी कम पड़ गया उन रिजर्वायर्स के अंदर। जैसे कौन कौन सी लेक्स है, मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगी पक्का। तो तंजा, भत्सा, मोदक सागर, विहार, तुलसी, अपर वितारना और मिडल वितारना, इसका नाम है। और अनचेक्ड अर्बन एक्सपेंशन ऑल्सो, ये बहुत बड़ा कॉज है कि लगातार हम शहर बनाते चले जा रहे हैं। एंड अगेन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्लेग्ड बाय हाई लीकेज, तो बहुत ज्यादा लीकेज भी है, प्रॉब्लम है। तो जरा इन सभी रीजंस को एक एक करके आगे समझेंगे एक के बाद एक वीडियोस में। जैसे आप यहाँ पर देखिए स्क्रीन के अंदर, तो देखिए जैसे ये लेक्स हैं, जैसे तुलसी लेक, विहार लेक, भत्सा लेक, मोदक सागर लेक, मिडल वैतराना और अपर वैतराना लेक, तंजा लेक। मे भी शायद मैं वैतराना का प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं तो मुझे आप करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, बट अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर लिखा भी है मुंबई के 4 पार्ट है, वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, साउथ, सदर्न मुंबई। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 10% रिडक्शन इन वाटर सप्लाई फॉर ऑल रेसिडेंशियल यूजर्स। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, जो मैं रील्स में देख रहा स्क्रॉल कर रहा था, उसमें भारती का या जैसे और भी मुंबई के लोग हैं, उन सभी को बहुत ज्यादा वाटर क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है। इवन 20% रिडक्शन जो कॉमर्शियल यूजर्स के लिए किया गया है। ठीक है, स्विमिंग पूल, कंस्ट्रक्शन साइट्स प्रोजेक्ट्स को, डेकोरेटिव फाउंडेशंस को पानी की यूज के लिए बिल्कुल मना किया गया, एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग है।
स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट मिसयूज एंड वेस्टेज, अगर कोई करता भी है तो ये बीएमसी की गाइडलाइन है, देखिए लिखा गया बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, जून 2026 का ही ये एक प्रिंट है, ठीक है। तो एक बार समझिएगा इसको। वाई वाटर सप्लाई इज रिड्यूस, तो उसका हम रीजन समझने वाले हैं आगे। जैसे कि मैंने बताया अभी 7 जो मेन आपकी जो लेक्स है जिनसे मुंबई को पानी मिलता है उसमें बहुत लेस रेनफॉल है टू, और फिर ये इसलिए भी किया जा रहा है ताकि खाली कम से कम जो पानी है द इंश्योर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल मैनेज लिमिटेड स्टॉक्स। फिर बीएमसी ने अपील किया तो सिटीजन्स को कि भाई कम से कम पानी को यूज कीजिए, वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। तो जरा इसको समझते हैं, ठीक है। सेव वाटर मुंबई करके कुछ एक यहाँ पर मैसेज दिया गया है, ठीक है। तो पहली चीज अगर आप सोचिए कि 2000 मिलीमीटर के आसपास पानी वहां अगर आता है तो 2000 mm के आसपास अगर पानी आता है तो क्यों आखिर ऐसा कि भाई पानी की कमी हो गई मुंबई के अंदर, क्यों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है? तो उसके पीछे का रीजन है, वो है हजारों किलोमीटर दूर होने वाला एक ऐसा क्लाइमेटिक फिनोमिना जिसको हम एनजो कहते हैं। एनजो मतलब इसको अगर आप दो हिस्सों में बांटो तो ENSO, EN का मतलब यहां पर होता है एल नीनो, जिसकी हम बात शुरुआत से कर रहे हैं इस वीडियो के थंबनेल से ही, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे सदर्न ऑसिलेशन। सदर्न ऑसिलेशन, इसमें ऑसिलेशन जो वर्ड है ना इसका मतलब समझिए क्या होता है। ऑसिलेशन अगर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे पहले घड़ियां आती थी, जैसे वॉचेस आते थे, वॉल क्लॉक आते थे, ठीक है, वॉचेस तो नहीं, वॉल क्लॉक जो आते थे उसमें जो पेंडुलम लगा रहता था वो इधर से इधर, इधर से इधर ऑसिलेट करता था, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, है ना, फिर सेंटर में आता था वो वापस से। उसी तरह से यहां पर भी एक ऑसिलेशन होता है, और ये ऑसिलेशन किस हिस्से में होता है? अर्थ के सदर्न पार्ट में, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? सदर्न ऑसिलेशन। और इस इवेंट को हम कहते हैं एल नीनो। अब एल नीनो क्या है उसको समझते हैं। और क्या जो मैंने बताया कि जो ये जो चीजें ऑसिलेट करती है वो ऑसिलेट क्या करता है यहां पर? वो है वाटर का टेम्परेचर। जरा उस समझते हैं उस चीज को। आई तो व्हाट इज ला नीना, व्हाट इज एल नीनो, ठीक है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब एल नीनो नहीं आता तो क्या होता है और ये किस एरिया में आता है, जरा उसको समझते हैं। जैसे मानिए कि ये इक्वेटर लाइन है, ठीक है। अब इस इक्वेटर लाइन के जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नॉर्थ, उससे जो नीचे वाला हिस्सा है वो साउथ। अब मैंने बताया आपको एनजो के फुल फॉर्म में साउथ, सदर्न ऑसिलेशन। तो ये पहली बात तो सदर्न हिस्से में होता है, ठीक है। और होता क्या है? ऑसिलेट होता है। अब ऑसिलेट यहां पर क्या होता है? ये जो रेड कलर का आप शेडेड पोर्शन देख रहे हैं, ये टेम्परेचर ऑफ वाटर जो वार्म है, और ये जो ब्लू वाला यहाँ पर ये कोल्ड टेम्परेचर है वाटर का, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर वाटर जो है, यही डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑसिलेट करता है कहां से कहां की तरफ? इस पैसिफिक ओशियन के अंदर, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। अब ये होता किस चीज की वजह से, जरा वो समझते हैं। आप लोग सबको पता होगा कि इक्वेटर जो इक्वेटोरियल एरिया है ये वार्म हो जाता है, ये बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूस हीट मिलता है सन से, डायरेक्टली सीधे सीधे एकदम स्ट्रेट जो सन रेज आती है यहाँ पर, ठीक है। जिसकी वजह से होता है क्या कि देखो पैसिफिक ओशियन में ना जो ये वाटर यहाँ पे गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो पानी जो यहाँ पे गर्म हुआ ना, अब इसको पुश करती है कौन? ये आपकी ट्रेड विंड्स। अब ये ट्रेड विंड इसको कैसे पुश करती है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है। जैसे आप समझिए इस वाले ट्रेड विंड के अंदर कॉन्सेप्ट में, ये ट्रेड विंड क्या होती है जरा इसमें देख लीजिए कि ये ट्रेड विंड जो होती है ना, वो देखो, अगर ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये साउथ अमेरिका का मैप है, तो ये साउथ अमेरिका का मैप आपका वही वाला मैप, ये वाला हिस्से वाला मैप, ठीक है। तो जो ट्रेड विंड होती है वो किस तरह से चलती है? ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन से। तो मैं जो जहां बात कर रहा था वो ये था कि जैसे इस वाले हिस्से में जो पानी यहाँ गर्म हुआ सनरेज की वजह से, अब इसको पुश करती है ये ट्रेड विंड और आगे लेके जाती हैं। अब जरा यहां समझिए इसको कि जैसे यहाँ पानी गर्म हो गया सेंट्रल पैसिफिक ओशन के अंदर, ठीक है। अब जब ये पानी को ट्रेड विंड यहां से पुश करेंगी तो ये सारा का सारा वार्म वाटर एक्यूमुलेट होता है कहां पर?
ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट में, ये साउथ ईस्ट एशिया के कोस्ट में, ठीक है, यहाँ पर। अब इससे होता क्या है कि जब पानी यहाँ सारा गर्म इकट्ठा होगा तो यहाँ पर इवोपरेशन होगा। जब इवेपरेशन होगा तो होगा क्या कि इसके अबव ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन होंगी, एयर को और मॉइस्चर मिलेगा और इस पूरे एरिया में एक बारिश होगी, ठीक है, जो कि बहुत बेनिफिट लाती है किस चीज के लिए, यहाँ की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। ऑल्सो हमारे इंडिया का मैप अगर आप थोड़ा सा यहाँ देखें तो यहाँ श्रीलंका है, तो यहाँ पर भी इस मॉनसून में, जब इस मॉनसून का शुरुआत होता है तो उस दौरान ये एक तरीके से कंट्रीब्यूट करता है उस मॉनसून के मॉइस्चर में और अच्छा मॉनसून आता है। कई बार सुना होगा आप लोगों ने कि इस बार अच्छा मॉनसून हुआ, इस बार मॉनसून की कंडीशंस पहले से बहुत बेटर थी, जिसकी वजह से अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन हुई, फार्मर्स को बहुत फायदा होता है, पूरे ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी होने के कारण से हम एक्सपोर्ट अच्छा कर पाते हैं और अच्छी चीजों की प्रोडक्शन भी कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो क्या सिचुएशन है बच्चों, ये है न्यूट्रल सिचुएशन, जिसमें क्या होता है कि वार्म वाटर हुआ, ट्रेड विंड आई और इसको पुश करके ले गए कहां पर, इस ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं नॉर्मल सिचुएशन या न्यूट्रल सिचुएशन, और इसी का ही नाम है ला नीना सिचुएशन। अच्छा, अब एल नीनो क्या है फिर, ठीक है, तो एल नीनो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। उसमें क्या होता है कि होना ये चाहिए था कि टेम्परेचर अगर पानी का इस वाले हिस्से का गर्म हुआ तो ट्रेड विंड इसको धक्का ले जाकर वहां ले जाती, बट सीजन्स में या कुछ सालों के गैप में होता क्या है कि कई बार ये ट्रेड विंड्स ना वीक पड़ जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं और इस गर्म हुए पानी को ये पुश नहीं कर पाती हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि ये पानी इसके जस्ट उल्टे डायरेक्शन में चलता है। जैसे कि मैं आपको यहां दिखाता हूं इसके नेक्स्ट इमेज में, अगर आप देखें तो नॉर्मल ईयर्स में क्या होता है कि टेम्परेचर और ट्रेड विंड उस साइड जाएगी और पानी उधर इकट्ठा हुआ गर्म, इधर ठंडा पानी इकट्ठा हुआ। इसी अच्छी सिचुएशन है नॉर्मल, जो न्यूट्रल वाली सिचुएशन है जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर गर्म पानी यहाँ इकट्ठा हुआ तो यहाँ बारिश होगी, यहाँ खेती होगी, यहाँ अच्छा प्रोडक्शन होगा क्रॉप का। और इवन साउथ अमेरिका में यहाँ पर पेरू, चिली, यहाँ पर मैक्सिको, पनामा वगैरह ये सब एरियाज में अच्छी फिशिंग ग्राउंड बन जाते हैं, और क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर फिश मिलती है वैसे भी, तो ये तब अच्छा माना जाता है। बट जिन ईयर्स के अंदर एल नीनो आता है उसमें देखिए जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर पानी गर्म तो हुआ, लेकिन पानी को जो धक्का देने वाली ट्रेड विंड थी जो इसको ईस्ट से वेस्ट की तरफ ले जा रही थी, अब वो उसको नहीं ले जा पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वेस्ट टू ईस्ट चले जाता है और ये साउथ अमेरिका में पेरू के कोस्ट पे, चिली के कोस्ट पे ये गर्म पानी यहाँ इकट्ठा होता है। और जो पहले आपने देखा था यहाँ पर कि गर्म पानी यहाँ पे इकट्ठा होने की वजह से यहाँ वाला कि यहाँ पर बारिश होती थी, अब यहाँ पर बारिश नहीं होती है, और जो इंडिया का मॉनसून है उसमें भी ये कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, जिसके कारण से ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो बहुत सीवियर क्या बोलेंगे ड्रॉट, जो कि आपका पानी नहीं मिलता, बारिश नहीं होती है बिल्कुल, पूरा साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है पानी का, ठीक है। ये तो है एल नीनो सिचुएशन जिसकी हम बात कर रहे थे, जैसे किस तरह से इंडिया के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करता है। तो देखिए जो 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 फिनोमिना, जो क्लाइमेटिक फिनोमिना इस पैसिफिक ओशियन में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट पे असर डालता है। अगर आप देखेंगे तो आपके इधर वाले पूरे एरिया में जो एल नीनो वाला सिचुएशन है, इसमें पूरा यूएस के अंदर वार्म विंटर आती है, ड्राई पूरा वेट रहेगा, और साउथ अमेरिका के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम रह जाता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो बिल्कुल ड्रॉट वाली कंडीशन पड़ जाती है। इवन आप इंडिया में यहाँ देख ही रहे होंगे इस एल नीनो के चक्कर में कि वजह से क्या हो रहा है कि पूरा इंडिया का मॉनसून इतना डिले हो गया, जून के आसपास आ जाना चाहिए, 1 जून के आसपास, क्योंकि मुंबई वाले कोस्ट से एंटर कर जाता है, बट अभी तक में भी ये सिचुएशन है कि ये नहीं आ पा रहा है, ठीक है। और बहुत इसकी वजह से डाइवर्जन भी हो जाता है, ठीक है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों कि एल नीनो और ला नीना, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि ये है क्या, सिंपल सा मीनिंग ENSO। EN का मतलब होता है एल नीनो, SO का मतलब होता है सदर्न ऑसिलेशन, क्योंकि ये ओशियन, पैसिफिक ओशियन के सदर्न हिस्से में होता है इसलिए उसको सदर्न बोलते हैं। ऑसिलेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ वाटर है वो ऑसिलेट करता है यहाँ पर
जैसे कि साउथ अमेरिकन कोस्ट से ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से साउथ अमेरिकन कोस्ट के ऊपर, ठीक है। और किस तरह से इंडिया के क्लाइमेट पे असर डालता है मैंने आपको ये समझाया, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा असर समझते हैं कि कैसे इसमें मैंने आपको ट्रेड विंड भी समझाई, यहाँ पर डिफरेंट प्रेशर सिस्टम क्रिएट होते हैं, जैसे कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर समझिए आप लोग, जैसे मैंने बताया कि आपको अगर वार्म वाटर यहाँ एक्यूमुलेट होता है तो वार्म वाटर के अंदर और वार्म एयर के अंदर ना एक प्रॉपर्टी है कि वो उसके ऊपर के अबव एयर को वो राइज करता है, एक्सपेंड करता है और ऊपर जाता है। जब वो ऊपर जाएगा एक्सपेंड करके ऊपर की तरफ जाएगा तो वो क्लाउड फॉर्मेशन करता है। और इवन यहाँ पर एक सर्कुलेशन बन जाता है जिसको हम वॉकर सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। वो नॉर्मल ईयर में बनता है, जैसे लानिना सिचुएशन में बनता है, लेकिन अगर आप एल निनो ईयर में देखेंगे ना तो वॉकर से जो सर्कुलेशन है वो ब्रेक हो जाता है दो पार्ट्स के अंदर, तो वो नहीं बन पाता, डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हम जरा वो भी समझेंगे चीज को आगे थोड़ा सा। इसको एल निनो का इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट है जरा उसको टोटल में समझते हैं कि इंडिया डिपेंड्स हेविली ऑन साउथ वेस्ट मानसून। मैंने आपको बताया कि हम क्या पूरा इंडिया का टोटल पॉपुलेशन का हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, नियरली 50% ऑफ इंडियन फार्मलैंड डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन रेनफॉल। मिलियंस ऑफ फार्मर वेट फॉर मानसून रेन्स, क्योंकि होता क्या है जैसे कि जून में हम जो खरीफ क्रॉप्स ग्रो करते हैं जिसमें राइस की, इन सब में ना पानी की बहुत जरूरत होती है, और अगर पानी ही ना मिले तो बहुत ज़्यादा क्रॉप्स की बर्बादी हो जाती है एक तरीके से, ठीक है। तो बहुत सारा ये भी प्रॉब्लम है। मैं इसके अलावा भी ना आप लोगों के साथ एक चीज़ और डिस्कस करूंगा, जैसे कि आजकल जो वाटर प्रॉब्लम है, वाटर क्राइसिस चल रहा है मुंबई के अंदर खासकर, इवन पूरे इंडिया में भी, उसके दो और रीज़न है। जैसे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं जैसे बायोफ्यूल्स के अंदर, कि हम बता रहे हैं कि जैसे कि शुगर केन से जो हम एथेनॉल बनाते हैं उसमें करीब 10,000 लीटर ऑफ वाटर लग जाता है, ठीक है, 1 लीटर एथेनॉल बनाने में। और राइस से वही नहीं, जैसे अगर आप शुगर केन से बनाते हैं एथेनॉल 1 लीटर तो आपको 2860 लीटर ऑफ वाटर चाहिए होता है अगर आप शुगर केन से बनाते हैं। वहीं अगर आप राइस से बनाते हो तो आपको करीब 10,000 लीटर आपको लगता है 1 लीटर एथेनॉल बनाने में, ठीक है। तो वहां पर भी वाटर की वेस्टेज होती है, ठीक है। बट उसका भी एक और कॉन्सेप्ट भी है, जैसे लोग आजकल उसको यूज तो कर रहे हैं। मैंने बहुत सी रील्स देखी कि उसके ऊपर वीडियोस बन रही है कि एथेनॉल के चक्कर में, बायोफ्यूल्स के चक्कर में हम अपना बहुत सारा वाटर वेस्टेज कर दे रहे हैं। इवन नितिन गडकरी जी जो हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बोला कि इससे कोई वाटर का वेस्टेज नहीं हो रहा। लेकिन मैं देख रहा था कि एक न्यूज़ एंकर सौरभ द्विवेदी, जो आप किसी भी न्यूज़ चैनल के अंदर, तो वो वहाँ बोल रहे थे कि नितिन गडकरी जी बोलते हैं कि भाई पानी की कमी नहीं है, पानी जो इस तरह से बायोफ्यूल्स का एथेनॉल बनने का विरोध करते हैं वो एक तरीके से एंटी नेशनलिस्ट हैं। तो मैं थोड़ा सा वहाँ पर एक सौरभ द्विवेदी को भी थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। जैसे कि जो हम समझते हुए आ रहे हैं ना, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि जैसे एथेनॉल बनाने में बोला गया कि भाई शुगर केन से 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 2860 लीटर मतलब 2860 लीटर पानी लगता है। बट ऐसा नहीं है, जो गन्ना उगाने में पानी लगता है वो लगता है आपका 2860 लीटर, लेकिन उस गन्ने से 1 लीटर एथेनॉल बनाने में जो हमारा पानी लगता है वो बहुत कम लगता है। तो बहुत से लोग इस चीज को मिसयूज भी कर रहे हैं और मिसअंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। जैसे कि राइस का ही मैं एग्जांपल दे दूं, जैसा बोल रहे हैं कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में राइस से करीब 10,000 लीटर ऑफ वाटर लगता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो करीब 2.5 किलो चावल लगता है 1 लीटर एथेनॉल बनाने में, और उस 2.5 किलो चावल को बनाने में जो वाटर की यूटिलाइजेशन है वो 10,000 लीटर है। तो वो उस तरह से कहा जा रहा है कि भाई 2.5 लीटर का मतलब 2.5 किलो राइस को उगाने में जो 10 लीटर चावल 10 लीटर पानी लग रहा है वो आपका रीजन है एथेनॉल बनाने की वजह से आपके पानी में कमी आ रही है। बट वो एक रीजन नहीं है, लोग उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। मैं वापस से समझा देता हूँ इस बात को। जैसे कि अक्सर लोगों को लग क्या रहा है कि करीब 10,000 लीटर ऑफ वाटर को हमें खर्च करना पड़ रहा है
1 लीटर बायोफ्यूल बनाने के लिए, फ्लेक्स फ्यूल बनाने के लिए, बट ऐसा नहीं है। मेन दिक्कत क्या है, समझने वाली क्या है कि 2.5 किलो चावल जब हम उगाते हैं ना एक फार्म लैंड के अंदर, तो उसको उगाने के लिए हमें 10,000 लीटर पानी चाहिए होता है। जब हमारा चावल उग जाता है, उस चावल से एथेनॉल बनाने में बस एक्स्ट्रा 5 लीटर ही पानी चाहिए होता है। तो ये एक तरीके से मिसकंसेप्शन है जो लोगों के अंदर फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि बायोफ्यूल की वजह से ऐसा हो रहा है कि वाटर क्राइसिस हो रही है। लेकिन हाँ, एक अलग रीजन जो है जरूर इसका, वो ये है कि जो डाटा सेंटर, जो यूएस वगैरह से जो बहुत से डाटा सेंटर्स इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए कि मुंबई के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा वाटर को पोल्यूट करते हैं। जैसे चैट जीपीटी, एआई, गूगल जेमिनाई, हम लोग बहुत चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी जो प्रॉम्प्ट होती है इसमें बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ लगता है। उसको जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगते हैं, जैसे हमारे लोग सीपीयू यूज़ करते हैं, उनमें जीपीयू लगा रहता है, जो कि हैवी कंप्यूटर्स होते हैं, जो कि उसको ठंडा करने के लिए उस पानी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर वेस्टेज है। और बहुत से लोग तो बोल रहे हैं कि अगर भाई यूएस के अंदर कि इसको अंटार्कटिका साइड लेके चले जाइए, वहाँ पर इसको बनाएंगे ताकि हमारे नियर बाय क्लाइमेट्स को इम्पेक्ट ना करे। इवन अगर आपने देखा भी तो यूएस ने शुरुआत में ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहता था, पूरे यूरोपियन यूनियन के ने उस चीज़ के लिए उसको कंडेम किया, भाई मना किया कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, ग्रीनलैंड आपका पार्ट नहीं है, क्योंकि वो शायद उसी लिए है क्योंकि वहाँ ठंडे वाला एरिया के अंदर आपका वो जो डाटा सेंटर वहाँ इस्टेब्लिश किया जाए। मैंने वो एक रील तो ये भी देखी थी जिसमें कि वो एक लेडी हैं जो टैप ऑन करती हैं, तो जिसके से जो पानी आ रहा होता है वो गंदा आ रहा था, ब्राउन कलर का काला पानी आ रहा होता है, वो डाटा सेंटर की वजह से ही आ रखा होता है। ठीक है, तो 2 चीजें हमने एक्स्ट्रा समझी यहाँ पर। हम मुंबई वाटर क्राइसिस की बात कर रहे थे, हमने देखा कि कैसे एल नीनो इम्पैक्ट करता है। अब एल नीनो की वजह से मानसून नहीं आएगा, अच्छा मानसून अच्छे से नहीं आएगा तो मुंबई के अंदर बारिश नहीं होगी, और अगर बारिश नहीं होगी तो मुंबई के 7 लेक्स के अंदर पानी नहीं आएगा, और 10% ही कैपेसिटी रह गई है लेक्स की, ड्राई अप हो गए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो रिवर में वाटर फ्लो नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह का पानी कट बीएमसी लगातार कर रही है। इवन बहुत प्रॉब्लम है जो वहाँ पर कॉमन पीपल्स हैं उनको तो वही है, जो बड़े लोग हैं, जो एलिट क्लास पीपल्स हैं, उनको भी वहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो जरा इसको और समझते हैं, इसका डिटेल में देखते हैं कि भाई एल नीनो से इंडिया के अंदर और किन चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ता है। जरा उसको कुछ स्लाइड्स की मदद से समझते हैं। जैसे कि हमने बताया कि 50% ऑफ इंडिया की जो फार्म लैंड है वो किस तरह की बारिश पर डिपेंडेंट है, जो कि मानसून से डायरेक्टली पानी आता है या फिर बारिश पर डिपेंडेंट है। उनके यहाँ वाटर का, अंडरग्राउंड वाटर का कोई ऐसा सोर्स नहीं है। इवन बहुत से किसान हमारे यहाँ मानसून पे, ठीक है, रेन पे डिपेंड रहते हैं, जैसे रिजर्वायर्स, रिवर्स, ग्राउंड वाटर, इन सब के ऊपर। इवन ये तीनों चीज भी जो रेप्लिनिश होता है, मतलब वापस से जो भरता है, वो मानसून के ड्यूरिंग ही भरता है। अगर मानसून में डिले हुआ तो ये पूरी तरह से बाकी चीजों के अंदर प्रॉब्लम लाता है। जैसे एल नीनो की जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पूरे मानसून सर्कुलेशन को वीकन करता है, पूरे मॉइस्चर को लेस कर देता है जो कि इंडिया के अंदर पहुंच पाता है। मैंने जैसा आपको इमेज में समझाया भी, एल नीनो के अंदर रेनफॉल ऑफन बिकम बिलो नॉर्मल, तो जो बारिश होती है वो नॉर्मल से भी नीचे चली जाती है। ठीक है, अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो 1982, 1987, 2002, 2009, 2015, फिर ये आपका जो अब 2016 में, ये 2026 में ये देखा जा रहा है, ये सुपर एल नीनो का जो कॉन्सेप्ट है। एक सुपर एल नीनो, इसे मेगा एल नीनो भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि 2 करके प्लस माइनस 2 डिग्री टेम्परेचर प्लस माइनस होकर पूरा एनॉमली होता है, पूरा एक तरीके से चेंज करते हैं टेम्परेचर को, तो वो देखा जाता है सुपर एल नीनो के अंदर। ठीक है, तो एक बार उसको भी समझेंगे जरा डिटेल में, जरा देखेंगे उसको भी बारे में थोड़ा सा और चीजों के थ्रू। तो इन सालों में हुआ क्या, ड्यूरिंग दिस ईयर सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव सिग्निफिकेंटली बिलो नॉर्मल रेनफॉल, तो बहुत कम पानी की पूर्ति हो पाई। इवन जो साइंटिस्ट बिकेम स्पेशली कंसर्न व्हेन अ सुपर एल नीनो डेवलप। अब सुपर एल नीनो क्या होता है, मैं वही आपको बता रहा था कि 2 डिग्री प्लस माइनस एनॉमली देखी जाती है उसमें, मतलब और बढ़कर ये आता है एल नीनो। ठीक है, अ सुपर एल नीनो इज एन एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग एल नीनो इवेंट
सच इवेंट कैन, अब इसमें क्या होता है जैसे कि इट कैन सप्रेस आवर मानसून रेनफॉल मोर स्ट्रांगली, इंक्रीज आवर हीट वेव्स। अगर आप देख रहे हो तो मई के अंदर कितनी ज़्यादा हीट वेव थी, हमने नॉर्थ इंडिया ने पूरा पूरा इसको फील किया। फिर इवेपोरेशन रेट को इरेज कर जाता है, फिर क्योंकि जितना वाटर का मॉइस्चर जो आपको ओपन फील्ड में होगा वो सारा सारा इवेपोरेट होगा। फिर वाटर की अवेलेबिलिटी रिड्यूस होती है, ठीक है। जैसे आप देखें यहाँ पर एक इमेज के थ्रू समझाया गया कि हाउ डज एल नीनो अफेक्ट इंडिया। तो मानसून की वीकनिंग कर देता है, एग्रीकल्चर में बहुत लेस रेनफॉल होगी, क्रॉप फेलियर हो जाता है, वाटर पे स्ट्रेस आता ज़्यादा, ठीक है। वाटर की शॉर्टेज, जैसे लेक्स सूख जाती हैं, रिजर्वायर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर सब सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। फिर टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है। ऑल्सो जो हमारे फूड के प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते चले जाते हैं, जैसे अभी हो भी रहा है हाल फिलहाल में। तो एक जैसे पास्ट जो एल नीनो के इवेंट्स जैसे 82, 87, 2002, 2009, 15, इवन जो सुपर एल नीनो आया था आई थिंक 1878 के आसपास आया था, ठीक है। तो वो भी बहुत लोगों की डेथ हुई इस वजह से, फेमाइन की सिचुएशन बन जाती है जिसमें कि आप भूख से मर जाएं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि वाई मुंबई कैन फेस वाटर प्रॉब्लम, इट इज फेसिंग, मुंबई इज फेसिंग वाटर प्रॉब्लम नाउ। अगर मुंबई में इतनी बारिश हो भी रही है तो पानी क्यों शॉर्टेज हुआ, ठीक है, या क्यों हो जाता है। जैसे इसका आंसर कुछ इन पॉइंट्स में, जैसे मुंबई डिपेंड्स ऑन सेवरल रिजर्वायर्स एंड लेक्स ड्रिंकिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर। जैसे मैंने आपको बताया कि 7 लेक्स है जिन पर ये डिपेंड करता है कि रिवर मुंबई को पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इफ मानसून रेनफॉल इज सिग्निफिकेंटली बिलो नॉर्मल, रिजर्वायर डू नॉट फिल कंप्लीटली, वाटर लेवल रिमेन लो। अथॉरिटी जो कि बीएमसी ने आपको इम्पोज किया भी वाटर कट को 10% पे, ठीक है। नियर बाय रीजन जो कि उसके आसपास के रीजन है उनको भी बहुत सीवियर शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है। इवन अ सिंगल वीक ऑफ मानसून कैन क्रिएट प्रेशर ऑफ अर्बन वाटर सप्लाई, जो कि हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर लोग लाइन लगाते हैं, इस तरह से डब्बे में पानी भरते हैं। इंडिया टुडे का न्यूज़ है ना। तो अगर इंडिया की बात करें और खासकर इसका एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो जरा समझिए जरा कौन सी क्रॉप्स हैं जो इसके ऊपर से प्रभावित होती हैं। जैसे क्रॉप डैमेज होगा, जैसे मेजर क्रॉप अफेक्टेड इंक्लूडिंग राइस, वीट, शुगर केन, पल्सेस, कॉटन, इन सब में जो फार्मर की इनकम है वो रिड्यूस हो जाती है। हायर डेप्ट रिस्क हो जाता है, मतलब उनको लोन लेना पड़ता है मजबूरी में। ग्रेटर इकोनॉमिक स्ट्रेस होता है उनके ऊपर। फूड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, चाहे वेजिटेबल ले लीजिए, चाहे पल्सेस, चाहे ग्रेन्स, ठीक है। तो अब जैसे बढ़ता है तो कोई हर एक कॉमन सिटीजन को ही तो ये आपको देना पड़ेगा पैसा एट लास्ट। तो इसमें एक और फैक्ट लिखा हुआ है कि डिड यू नो एग्रीकल्चर स्टिल सपोर्ट अ लार्ज पोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अ वीक मानसून कैन देयरफॉर अफेक्ट मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड। अगर मानसून इंडिया के अंदर वीक पड़ता है तो करीब करीब मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड हमारे इंडिया के अंदर इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस पे डिपेंडेंट है, इसके बारिश के ऊपर, इसके खेती के ऊपर डिपेंड होते हैं। ऑल्सो यहाँ पर हीट वेव बढ़ जाते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं। जैसे एल नीनो डज नॉट ओनली इफेक्ट रेनफॉल, इट कैन ऑल्सो मेक टेम्परेचर हाइयर। आप फील भी कर रहे होंगे टेम्परेचर दिन पे दिन लगातार बढ़ता चले जा रहा है। ड्यूरिंग एल नीनो ईयर तो क्या होता है कि हीट वेव्स बिकम मोर इंटेंस, नाइट रिमेन वार्मर। जैसे आप देखें, मैं तो इसमें एक जिम्मेदार कारण मानता हूँ एसीज को भी, एयर कंडीशंस को भी। जैसे कि जो क्लोज सोसाइटीज होती हैं जिसके कि सेंटर में पार्क हो गया मान लीजिए, तो अराउंड सब में एसी लगा हुआ है और उनका जो आउटर वाला हिस्सा है जहाँ से वो वार्म एयर निकलता है, जो घर का जितना भी गर्मी निकलता है वो सारा सारा सेंटर में इकट्ठा होता है और पूरा पूरा सोसाइटी का जो बीच वाला एरिया है वो पूरा गर्म हो जाता है। इवन इस तरह से पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है इस चीज़ से, ठीक है। फिर ऑल्सो अगर नाइट्स वार्मर रहेगी या इवन डेज भी वार्मर रहेंगे तो आपको एसी, पंखे वगैरह चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो एनर्जी डिमांड इंक्रीज होती है और वाटर डिमांड राइजेस शार्पली, क्योंकि एनर्जी भी बनने के लिए या तो आप थर्मल से बनाएंगे या तो फिर आप हाइड्रो से बनाते हैं, जो मोस्ट ऑफ एनर्जी बनती है, ठीक है। हाइड्रो मतलब वाटर से बनने वाली एनर्जी, ठीक है। जैसे सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई, जयपुर, मैं लास्ट अपने वीडियो के अंदर शॉर्ट्स में बनाया तो उसमें मैं दिल्ली के अंदर क्यों वो गर्मी लगातार बढ़ रही है उसको समझाया था। आज मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, है ना। इसमें जयपुर वगैरह इन सब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हीट का स्ट्रेस आता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखिए कुछ एक इमेज के थ्रू समझाया गया है कि हीट वेव्स बिकम मोर इंटेंस, नाइट भी वार्मर हो जाती है, एनर्जी डिमांड की इंक्रीज होती है भाई, क्योंकि गर्मी लगेगी तो लोग एसी ज़्यादा चलाएंगे, ठीक है।
वाटर डिमांड भी शार्पली बढ़ जाती है। ठीक है, सिटीज को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। मैंने अपनी लास्ट शॉर्ट में समझाया भी था कि अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट, कि एक शहर जो कि अपने आसपास के गांवों से बहुत ज़्यादा दिन पे दिन गर्म हो जाता है, क्योंकि कंक्रीट इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो होता है क्या कि वो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा रिसीव करता है, ठीक है, और बहुत गर्म कर देता है, और फिर रात तक भी उतनी जल्दी वो गर्मी रिलीज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसके आसपास के एटमॉस्फेयर में वो हीट फैलने से बहुत गर्मी बनी रहती है रात तक भी। ठीक है, इवन गांव में जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा देखने के लिए। गांव में क्या होता है कि चीज़ें जल्दी नॉर्मल हो जाती हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली के अंदर आप देखिए तो टेम्परेचर इतना हाई, इवन हम लोग भी दिल्ली एनसीआर के अंदर ही रहते हैं, तो कितना ज़्यादा मैं तो अवॉइड कर रहा हूँ कि मैं ना जाऊँ बाहर सुबह से लेकर 9 बजे के बाद से लेकर शाम 4-5 बजे तक, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है कि इंसान कहाँ ही जाएगा। ठीक है, मार्केट्स भी खाली हो रहे हैं, तो एक तरीके से बहुत दिक्कत है। जैसे सिटी सच एज मुंबई, जैसे ह्यूमिड हीट ड्यूरिंग एल नीनो ईयर्स, इंक्रीज हीट स्ट्रेस एंड एनर्जी एंड वाटर डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, जयपुर वगैरह में देखिए तो आप बहुत इंटेंस हीट वेव रहती हैं। ठीक है, अब जब एल नीनो आता है तो दिक्कत क्या है कि हॉटर डेज होते हैं, वार्मर नाइट्स होती हैं, हायर डिमांड ऑफ वाटर वगैरह में बताया आपको, मोर स्ट्रेस ऑन सिटीज एंड रिसोर्सेज। अच्छा, इसका एनवायरनमेंट में भी बहुत इंपैक्ट है एल नीनो का। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में क्या इंपैक्ट है कि फॉरेस्ट के अंदर एक रिस्क होता है फॉरेस्ट फायर का, क्योंकि देखिए जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ेगा तो पेड़ों को पानी नहीं मिलेगा, पेड़ सूखेंगे और अक्सर पेड़ गिरते हैं, और जब वो गिरते हैं तो वो एक दूसरे से टकराते हैं। इस तरह से जब टकराएंगे ना तो यहाँ पर एक चिंगारी डेवलप हो, जैसे मतलब मान लीजिए थोड़ा सा फायर डेवलप होगा, जिसके कारण से पूरे पूरे एरिया में फॉरेस्ट फायर होता है। इवन बहुत ज़्यादा एक पॉइंट है नीचे यहाँ इकोसिस्टम मतलब कि एक तरीके से जो लाइफ जो उस पूरे फॉरेस्ट के अंदर होगा वो पूरा उस वजह से फॉरेस्ट फायर की वजह से पूरा प्रभावित होगा। लोग जानवर कई एनिमल्स में, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर जो ड्रॉट पड़ते हैं, इसकी वजह से फॉरेस्ट फायर होता है, जो इस एल नीनो कॉन्सेप्ट में हमने समझाया इसकी वजह से। ठीक है, फिर वाटर बॉडीज में बहुत ज़्यादा पानी रिड्यूस हो जाता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी, मानसून नहीं आएगा, एल नीनो इंटेंस रहेगा, बहुत अपना एक्टिव दिखाएगा हमारे क्लाइमेट के अंदर, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम होती है हर तरह से। वेजिटेशन भी बहुत हाईली फ्लेमेबल हो जाती है उस टाइम पे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। ड्रॉट तो मैंने आपको बता ही दिया कि ड्रॉट और वाटर स्कैर्सिटी बहुत है, सूखा पड़ जाता है, सॉइल पे क्रैक बन जाएंगे इस तरह से। फिर हीट वेव्स इंक्रीज होती हैं, फॉरेस्ट फायर लगती है, देखिए यहाँ पर इसमें अब एनिमल्स होंगे, काफ़ी माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पीशीज ऑफ लाइफ हैं, वो सब के सब इस वजह से प्रभावित होते हैं। कई लोग एनिमल्स जो कि बेचारे बिना किसी गुनाह के जान जाती है उनकी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो हमारी लाइफ की जो वैरायटी है वो कहीं ना कहीं लॉस होती है। अंडर द सी ऑल्सो, अबव द ग्राउंड ऑल्सो, मतलब पूरा सब जगह ही आप देखिए ओशन में जो फिशेज हैं, फिशेज में बहुत, क्योंकि आप देखिए जैसे 1 डिग्री का राइज देखा जाता है सुपर एल नीनो के टाइम पे, तो सी के टेम्परेचर के अंदर। अब होता तो 1 डिग्री बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, लेकिन अंडर वाटर 1 डिग्री का बढ़ना अपने आप में बहुत खतरनाक साबित होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जो अंडर द सी लाइफ है, इसको हम मराइन लाइफ कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है उनके ऊपर, और बहुत बड़ी मात्रा में वो डेथ्स होती हैं, और फिशेज, इन सब चीज़ों की बहुत दिक्कत हो जाता है। लिखा भी है, वार्मर ओशन वाटर डिस्टर्ब मराइन लाइफ, रिड्यूस फिश पॉपुलेशन एंड अफेक्ट कोरल रीफ्स। ठीक है, फिर सॉइल मॉइस्चर जो है उसको भी डिक्रीज होता है, वेजिटेशन ड्राई हो जाती हैं, लैंड बिकम लेस प्रोडक्टिव, दिन दिन लैंड की क्वालिटी खत्म हो जाती है। तो इंडिया देखते हैं इंडिया क्या कर सकता है इसके अंदर, बेटर वाटर मैनेजमेंट करे, रेन वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा बचाए, जिन एरियाज में पानी बहुत आता है उस पानी को बचाए, रिजर्वॉयर्स को मैनेज करे, वाटर वेस्ट वाटर रिसाइकल करे। जैसे कि कार में अगर वॉश भी करनी है तो एक आप लोग देखते हो कि बहुत पानी वेस्ट कर देते हैं, तो वो ना करें। एसीज के नीचे से जो पानी निकलता है उसको प्लांट्स में आप डाल दीजिए। ठीक है, और भी चीज़ें जैसे उनसे आप बहुत से काम कर सकते हैं, पानी को कम से कम वेस्ट करें, जिससे कि हम एक प्रॉब्लम को अपने आप से ठीक कर सकते हैं। मैं तो मानता हूँ इस पूरे हम बात तो कर रहे हैं क्लाइमेटिक फिनोमिना की, वेदर फिनोमिना की, जोग्राफिकल फिनोमिना की, भाई एल नीनो या इसकी वजह से ऐसा होता है, सदर्न ऑसिलेशन की वजह से ऐसा होता है, लेकिन ह्यूमन कहीं ना कहीं मुझे सेंटर लगता है इस पूरे एक डैमेज के पीछे।
क्योंकि ह्यूमंस ही कारण है इस सब चीज़ों का। जैसे अर्बन प्लानिंग अच्छे से करे, वाटर को कंजर्व करे, लीक रिडक्शन करे, ग्राउंड वाटर को वापस से रिचार्ज करे, ठीक है, जो कंक्रीट है उसको कम करना चाहिए, ग्रीन प्लांट्स ग्रीनरीज को ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। जैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर करनी, जैसे अब जैसे मान लीजिए बारिश नहीं है, पानी नहीं है, तो ऐसे ही क्रॉप उगाइए जिसमें कि पानी की जरूरत कम हो। जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हो गई, जैसे एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम लगाइए अपने आप से, जो ह्यूमन मेड चीज़ें, ठीक है। अब इसमें एफॉरेस्टेशन बहुत अच्छा एक उपाय है, जैसे कि हम ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं, जो कि क्या करेगा, लोकल क्लाइमेट को इम्प्रूव करता है। कभी भी आप फील करिएगा जिन एरियाज में जैसे ग्रीनरी बहुत होगी, पेड़ बहुत होंगे, तो वहाँ पर अपने आप टेम्परेचर ना शाम के टाइम जल्दी ठंडा हो जाता है, और थोड़ा सा और ठंडा लगता है सिटी के बाकी एरियाज के मुकाबले में, ठीक है। इसकी जैसे हीट रिड्यूस होती है और वाटर रिटेंशन भी बचती है, क्योंकि जो ट्रीज की जो रूट्स हैं वो वाटर को अब होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, लूज करने, इवन सॉइल को भी लूज करने नहीं देते, जिसकी वजह से बहुत अच्छा एक उपाय है ये एफॉरेस्टेशन। बट ह्यूमंस बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर। सो थैंक यू। मैं ये मेरा पहला वीडियो जिसमें अपना मैं फेस लेकर समझा रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा डाउट था कि मैं कैसा समझाऊंगा कैसा नहीं, बट अपकमिंग वीडियोस में मैं और अच्छा आपको कंटेंट दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई एजुकेशनल कॉन्टेंट, है ना। स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग मोर। इफ यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब ऑल्सो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको भी इस नॉलेज की ज़रूरत थी या है। और कुछ अगर करेक्शन की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, ठीक है, मैं ज़रूर से करूँगा। मैं इसके लिए बेशक से मुझे शॉर्ट्स लाने पड़े और वीडियोस लाने पड़े, मैं ज़रूर से इसके ऊपर वीडियोस लेकर आऊँगा। सो थैंक यू एवरीवन, दैट इज़ ऑल फॉर द डे।